हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। पीछे की क्लास में अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया है, ooजेनेसिस देख लिया है, ओवरी की स्ट्रक्चर देख ली है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लिया है। और आज की क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं मेल गैमिट। जो अपन ने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन करवा रहे थे, तो आज अपन देखने वाले हैं कि स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट होने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन या फिर मानव शुक्राणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म या फिर मानव शुक्राणु की संरचना। मानव शुक्राणु की संरचना। नॉर्मली अपन देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है, वहाँ पे इन शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और यदि अपने से नंबर पूछे कि कितने शुक्राणु बनते हैं, तो ये अनकाउंटेबल होते हैं। अनगिनत संख्या के अंदर अरबों खरबों शुक्राणु बनते हैं, जिसमें से अपन एक स्पर्म की स्ट्रक्चर को यहाँ पे आज देखने वाले हैं। अब इस स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखते हैं तो ये कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो रखा है। सबसे पहले तो वो बात करते हैं। ऊपर का जो ये वाला हिस्सा रहता है, इस वाले को तो हम बोलते हैं हेड रीजन। हेड वाला पार्ट मतलब ये है अपना शीर्ष भाग, और शीर्ष भाग के जस्ट नीचे होता है अपना नेक वाला पार्ट, नेक, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रीवा भाग। उसके बाद में ये जो मिडल के अंदर है, इसको हम बोलते हैं मिड पीस या फिर मध्य भाग, मध्य भाग। और सबसे आखिरी हिस्सा बचता है, इसको हम बोलते हैं टेल वाला या पूंछ वाला पार्ट। ये तो अपने नॉर्मली स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं वो देख लिए हैं कि हेड वाला भाग, ग्रीवा वाला भाग, ये यहां से यहां तक का क्या है मध्य भाग, और सबसे लास्ट में क्या है टेल वाला पार्ट। तो 4 पार्ट अपन ने यहां पे देखे हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन जो स्ट्रक्चर दी जा रही है उसको लेबल करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि हेड वाला भाग है स्पर्म का। इस हेड वाले पार्ट के अंदर क्या क्या अपने को देखने को मिलता है। तो हेड के अंदर ये सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है अपने को केप लाइक स्ट्रक्चर, केप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है अपने को, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, और हिंदी में इसको बोल सकते हैं अपन अग्रपिंडक। उसके बाद में यहां हेड वाले पार्ट के अंदर सेंटर के अंदर दिख रहा है अपने को न्यूक्लियस, केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर क्या है आनुवांशिक पदार्थ, और आनुवांशिक पदार्थ में भी कौन है सिर्फ और सिर्फ डीएनए रहता है, आरएनए नहीं रहता है इसके अंदर। उसके बाद में एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस रहता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं परफोर्टियम। परफोर्टियम, ये क्या है अपना परफोर्टियम। और सबसे बाहर की तरफ है इस हेड वाले रीजन के अंदर, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले इसको लेबल कर लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद में अपन डिस्कशन करने वाले कि हर पार्ट का क्या काम रहता है। उसके बाद में ये जो ग्रीवा पार्ट है, इस ग्रीवा पार्ट के अंदर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जिसको हम बोल सकते हैं समीपस्थ तारककाय। समीपस्थ तारककाय। उसके बाद में ग्रीवा से नीचे आएंगे तो मिड रीजन के अंदर अपने को क्या दिखने वाले हैं, मिड रीजन के अंदर अपने को दिखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं नीबेनबर्ग या नीबेनकर्न ग्रेन्यूल्स। नीबेनकर्न ग्रेन्यूल्स। उसके बाद में जस्ट इसके नीचे आएंगे तो एक सेंट्रियोल और है, जिसको हम बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल, या इसको बोल सकते हैं वल्लेकार तारककाय। इस रिंग सेंट्रियोल के जस्ट यहाँ साइड के अंदर जो दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं
डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। उसके बाद में इसी मिड रीजन के अंदर ये जो कुछ अपने को ये वाला पोर्शन दिख रहा है मध्य भाग के अंदर, इसको हम बोलते हैं मेन चेट, मेन चेट, जहां पे साइटोप्लाज्म वगैरह कोशिका द्रव्य ये रहता है। उसके बाद में ये जो फिलामेंट लगाया हुआ है यहाँ पे मध्य वाले भाग से लेकर के टेल वाले पार्ट तक, इस वाले फिलामेंट को हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनेमा इसको बोल सकते हैं, एक्सोनेमा। और इसे ही हम बोल सकते हैं फ्लैजिला। टेल वाले पार्ट में ही क्या प्रेजेंट रहती है, फ्लैजिला प्रेजेंट रहती है। अब अपन एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हेड वाले रीजन के अंदर जो बाहर की जो कवरिंग है इसको तो हमने बोल दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में हेड वाले रीजन के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट केप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एक्रोसोम या अग्रपिंडक बोलते हैं। इस एक्रोसोम का जो निर्माण होता है, एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो होता है अपना गोल्जी काय से या गोल्गी बॉडी से, गोल्जी काय से। उसके बाद में इसका जो काम होता है, एक्रोसोम का जो कार्य होता है वो क्या होता है, एंजाइम का स्रावण करना, एंजाइम का स्रावण करना। कौन से एंजाइम का स्रावण करना सर, तो हम नाम लिखेंगे यहां पे हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का श्रवण करना। अब इस हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का काम क्या होता है, इसका काम होता है अंडाणु की परत, अंडाणु की परत जिसका नाम है अपना जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा को घोलने का या तोड़ने का। जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म ओव्यूम के साथ में फर्टिलाइज होगा, उस टाइम पे स्पर्म को ओव्यूम के अंदर की तरफ एंट्री लेनी होगी, तो ओव्यूम के अंदर एंट्री लेते हैं तो ओव्यूम के चारों तरफ कवरिंग होती है, उस बाहर वाली कवरिंग को हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा कवरिंग। उसको यदि स्पर्म तोड़ेगा तभी इस स्पर्म को एंट्री मिल पाएगी। अब इसको तोड़ने के लिए इस स्पर्म के पास में क्या रहता है, एक केप लाइक स्ट्रक्चर रहती है एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन कहां से होता है, गोल्गी बॉडी से। और इस एक्रोसोम के अंदर ही क्या बनता है, एंजाइम बनता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है। और ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, अंडाणु की परत जोना पेल्यूसिडा को घोलने का या फिर तोड़ने का काम करता है, ताकि ये स्पर्म अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सके। उसके बाद में यहां पे इस एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं परफोर्टियम। उसके बाद में हेड वाले रीजन के अंदर सेंटर के अंदर रहता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के पास में जो जेनेटिक मटेरियल होता है मेन, वो होता है डीएनए, आरएनए इसके पास में होता नहीं है। उसके बाद में हेड वाले रीजन के अंदर तो अपन ने देख लिया कि एक तो एक्रोसोम मिलता है और एक न्यूक्लियस मिलता है। उसके बाद में हेड से जस्ट नीचे आएंगे तो ये नेक वाला पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं ग्रीवा पार्ट। इस ग्रीवा भाग के अंदर एक सेंट्रियोल होता है या तारक काय होता है जिसका काम सेल डिवीजन का होता है। उस तारक काय का नाम है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल या फिर समीपस्थ तारक काय। समीपस्थ क्यों है, क्योंकि ये हेड वाले पार्ट के जस्ट समीप है, इसलिए इस तारक काय का नाम क्या है, समीपस्थ तारक काय। उसके बाद में यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है, मतलब ये वाला हिस्सा तो हो गया है अपना मिड रीजन, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा हो गया है नेक वाला, और ये वाला हिस्सा है अपना हेड का, और यहां से लेकर के ये जो हिस्सा बनाया अपने ये वाला है टेल वाला। अब इस मध्य भाग के अंदर क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट इस मिडिल पार्ट के अंदर जो रहता है वो रहता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके स्पर्म के अंदर क्या फंक्शन होते हैं, ये शुक्राणुओं को गति के लिए, शुक्राणुओं को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि
शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कौन से भाग के अंदर पाए जाते हैं, तो हम आंसर करेंगे शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग के अंदर पाए जाते हैं। फिर मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होता है शुक्राणुओं को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करना या स्विमिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाना स्पर्म को। यह फंक्शन किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। फिर इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स होती है जिसको हम बोलते हैं निवेन कर्ण ग्रेन्यूल्स या निवेन कर्ण सीट बोलते हैं। इन्हीं के मध्य वाले रीजन के अंदर साइड में यहां पे एक मेनचेट होता है। इस मेनचेट के पास में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है। फिर इसी माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट के जस्ट नीचे मध्य भाग के अंदर होता है एक रिंग सेंट्रियोल, और रिंग सेंट्रियोल के साइड में होता है डिस्टल सेंट्रियोल। फिर यहां मध्य भाग से लेकर के टेल वाले भाग तक एक तंतु निकला हुआ दिख रहा है अपने को। ये बीच वाला जो तंतु निकला हुआ दिख रहा है, इस तंतु को या इस फिलामेंट्स को हम नाम देते हैं एक्सियल फिलामेंट्स या फिर एक्सोनेमा। फिर टेल वाले पार्ट के अंदर ही क्या होता है, फ्लेजिला होती है, और इस फ्लेजिला का काम क्या होता है, गमन में सहायता करना, गमन में सहायता करना या गति में सहायता करना, गमन में सहायता करना। तो इस हिसाब से सिंपल सा अपन ने स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई है, जिसके अंदर पहले अपन क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सिंपल सा डायग्राम बनाने के बाद में इसको डिवाइड करेंगे कि इसके कितने हिस्से बनाए हैं। तो इसके हमको 4 हिस्से बनाने। सबसे पहले हेड वाला बनाना है, फिर बीच में नेक वाला या ग्रीवा वाला भाग बनाना है, फिर बीच में मध्य वाला भाग बनाना है, और लास्ट में टेल वाला पार्ट बनाना है। तो कितने पार्ट यहां पे अपन ने देखे हैं। सबसे पहले क्या है, हेड है, हेड पार्ट। उसके बाद में क्या है, नेक वाला पार्ट। उसके बाद में क्या है, मिड पीस। उसके बाद में क्या है, टेल वाला पार्ट। तो शुक्राणु की संरचना में कितने भाग दिखे हैं अपने को, 4 वाले भाग दिखे हैं। एक्रोसोम कौन से भाग में मिलेगा, तो हेड वाले पार्ट के अंदर क्या मिलेगा, एक्रोसोम मिलेगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है अपना। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा मध्य भाग के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया ये कहां पे मिलेंगे, मध्य भाग के अंदर। एक्रोसोम का काम क्या होता है, एक्रोसोम का काम होता है हाइल्यूरोनिडेज नाम का एंजाइम स्रावित करने का। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का काम क्या होता है, अंडाणु की परत जोना पेलुसिडा को भेदने का या तोड़ने का या घोलने का, ताकि स्पर्म है वो ओवम के अंदर एंट्री ले सके। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मध्य भाग में पाया जाता है, उससे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे से गति कर सके। उसके बाद में जो टेल वाला पोर्शन रहता है, ये टेल किस काम की रहती है, टेल का काम होता है स्पर्म को लोकोमोशन करवाना, गति करवाने के लिए, जिसके अंदर फ्लेजिला वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। उसके बाद में अपने से कोई ये पूछ ले कि स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर कितने सेंट्रियोल्स मिलते हैं या कितने तारकाएं मिलते हैं, तो 3 प्रकार के सेंट्रियोल्स अपन ने देखे हैं। एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल देखा है, एक डिस्टल सेंट्रियोल देखा है, और एक रिंग सेंट्रियोल देखा है। अपने से पूछ ले कि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल या फिर समीपस्थ तारकाएं है वो कौन से पार्ट में होता है, तो वो है अपने ग्रीवा वाले पार्ट के अंदर। उसके बाद में डिस्टल सेंट्रियोल और रिंग सेंट्रियोल होता है, वो कौन से पार्ट में है, वो अपने मिड फिश के अंदर या मध्य भाग के अंदर है। तो ये सिंपल तरीके की अपनी ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई है अपन ने, मानव शुक्राणु की संरचना बनाई है। थैंक यू सो मच।